तो रेशो एनालिसिस के एडवांटेज और लिमिटेशंस हम देख सकते हैं। अब एडवांटेज जो हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में समझाने की कोशिश भी की गई थी, लगभग ऑब्जेक्टिव जैसे थे वही लगभग इसके एडवांटेज हैं, उनको हम एक बार फिर से देख सकते हैं। जो एडवांटेज हैं, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द बिजनेस है, जो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था, रेशियो एनालिसिस के थ्रू हम बिजनेस पे इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास अकाउंटिंग डेटा मौजूद होता है, उसको हम रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और उसके थ्रू हम एस्टिमेटेड कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है और जो हमारे बिजनेस की प्लानिंग है हम उसको डिसाइड कर सकते हैं रेशियो एनालिसिस के थ्रू, जो डेटा है उसके थ्रू। जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी डीप एनालिसिस किया जा सकता है रेशियो एनालिसिस के थ्रू। देखिए सेकंड लिखा हुआ भी है, डीपर स्टडी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हम रेशियो एनालिसिस के थ्रू जो बिजनेस है उसकी डीपर एनालिसिस कर सकते हैं। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, जब हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन है, सही समय पर इंफॉर्मेशन है, करेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो निश्चित रूप से हम बिजनेस को लेकर फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आने वाले 6 महीने में हम क्या करेंगे, या आने वाले 2 महीनों में ये जो सेल्स है हम कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, या जो परचेज है इसको हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, या जो प्रॉफिट है हम उसको कितना इंक्रीज कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास जो अकाउंटिंग डेटा हो वो सही समय पर हो, जो करेक्ट डेटा हो और जो अकाउंटिंग डेटा हो वो उससे रिलेटेड हो जिसका हमें फोरकास्ट करना है। नेक्स्ट जो है वो है एस्टिमेटेड अबाउट द ट्रेंड ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस है हम उसका ट्रेंड समझ सकते हैं एनालिसिस के थ्रू। जैसे कि हम देखते हैं 5 साल का डेटा हमने कंपेयर किया 2015, 16, 17, 18, 19 का। 2015 में हमने देखा जो हमारी सेल्स थी वो थी 2 लाख, फिर 2016 में 10% इंक्रीज हो गई, फिर 17 में 10% इंक्रीज हो गई, फिर 18 में 10% इंक्रीज हो गई और 2019 में भी 10% इंक्रीज हो गई। तो इन सबको देखकर हम एक निश्चित ट्रेंड देखकर ये पता लगा सकते हैं कि 2020 जो आने वाला टाइम होगा उसमें जो हमारी सेल्स है वो कितना इंक्रीज होगी। लेकिन इसमें ये ध्यान में रखा होगा कि जो फ्यूचर है उनमें जो परिस्थिति है, जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो कैसे हैं, उनमें कहीं कोई बड़ा चेंजेस तो नहीं होने वाला है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो चेंज तो नहीं होने वाली है, जो मार्केट है वो उसमें कहीं कोई बड़ा कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस का ट्रेंड को एस्टिमेट कर सकते हैं। जो फोरकास्ट है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। रेशो के थ्रू मैंने आपको बताया था कि जो करोड़ों में टर्नओवर होते हैं, जो अरबों में टर्नओवर होते हैं, उनको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, उनको हम परसेंटेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं या रेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कंपैरेटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी हम कर सकते हैं किसकी, हम जो 2 या 2 से ज़्यादा साल जो है या ईयर्स हैं, 1, 2 और मोर देन 1, 2 जो ईयर्स हैं उनके बीच में हमारे बिजनेस का कंपैरिजन कर सकते हैं, या हमारे बिजनेस की फर्म्स जो है उसकी अदर जो फर्म्स हैं उनसे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास वो डेटा हो, पर्याप्त सफिशिएंट डेटा हमारे पास अकाउंटिंग डेटा मौजूद हो और वो डेटा करेक्ट हो। फिर बात करते हैं हम कंपैरेटिव स्टडी। ये हमने समझा और लोकेट द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग डेटा का और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो वीक पॉइंट है हमारे बिजनेस का, या जो हमारे बिजनेस का जहाँ पे जो कॉस्ट है वो कहाँ पे कितनी आ रही है, या ऐसा तो नहीं किसी जो आइटम है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो, या कोई एक्सपेंडिचर है जो अननेसेसरी ज़्यादा हो, इतना नहीं होना चाहिए। अगर हमें ऐसा लगता है तो हम उसका पता लगा सकते हैं और उसका क्या कारण है उस कारण का पता लगाकर उसको दूर भी कर सकते हैं अगर वो सही नहीं है तो। फिर बात करते हैं लिमिटेशंस। देखिए अगर रेशो एनालिसिस है, किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर एक तरफ फ़ायदा होता है तो निश्चित रूप से कहीं उसका नुकसान भी होता है। तो हम रेशो एनालिसिस में अगर देखें कि रेशो एनालिसिस जो है उसकी अगर लिमिटेशंस क्या है, उसमें अगर कोई दोष है तो वो दोष क्या क्या हो सकते हैं वो हमें देखने चाहिए। तो हम उनको मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर आपके लिए कलेक्ट करके रखा है जिससे कि आपको वहाँ ढूंढने में परेशानी नहीं हो और आप ये अकाउंटिंग रेशोज़ है इसको कर सकें। तो देखिए लिमिटेशंस हम देखते हैं। फॉल्स अकाउंटिंग डेटा गिव्स फॉल्स रेशो। अब मैं आपको बता दूं, अगर हम अकाउंटिंग ही सही ढंग से नहीं कर रहे हैं या हमने अकाउंटिंग ही गलत की हुई है तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो रेशो निकलेगा, वो हमें जो इन्फॉर्मेशन देगा वो सही हो ही नहीं सकती है। अगर हम अकाउंटिंग गलत करेंगे, उनके रूल्स हमने अकाउंटिंग रूल्स फॉलो नहीं किए, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो भी सही नहीं होगा। सेकंड जो पॉइंट हमने लिखा है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो है तो कुछ और
लेकिन उसको बताना कुछ और। तो ये जो चीज़ है इसे हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बैड है, वो सही नहीं है, अब वो उस फाइनेंशियल पोजीशन को छुपाने के लिए क्या करता है, अपने फिगर्स को गलत बताता है। जो अपने बिल्डिंग है, जैसे उसने फिक्स असेट्स है, फिक्स असेट्स एक्चुअल में तो देखा जाए तो बहुत कम है। कोई बिल्डिंग है जो है 40,000 की, लेकिन उसने अकाउंटिंग में क्या कर रखा है, उसको सही से डेप्रिसिएशन नहीं लगा रखा और 40,000 की जगह उसको 4 लाख रुपए दिखा रखा है। तो जो बैलेंस शीट है ये उसने क्या किया हुआ है, ये उसने विंडो ड्रेसिंग की हुई है। एक्चुअली उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो वर्स्ट है, जो खराब है, और लाइबिलिटीज के मुकाबले उसकी असेट्स बहुत कम थी। तो उसने क्या किया, अपनी लाइबिलिटीज को दिखाया कम और अपनी असेट्स को दिखाया ज़्यादा। उसके क्रेडिटर्स अगर 1 लाख थे तो उसको उसने 10,000 दिखा दिया। बैंक लोन को तो खैर छुपा ही नहीं सकते, वो स्टेटमेंट के थ्रू बोल जाता है, लेकिन कुछ जो लोन वगैरह होते हैं, क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, जिनका हमारे पास डेटा नहीं होता, उनको वो गायब कर देते हैं। जो एक्चुअली 1 लाख के क्रेडिटर्स हैं उनके कुछ बिल गायब करके हमने केवल 10,000 के क्रेडिटर्स दिखाए, और जो सेल्स है उसको हम जबरदस्ती बढ़ा के दिखा रहे हैं। एक्चुअली 10,000 की जो सेल है उसको हमने 1 जीरो और लगा के 1 लाख रुपए की सेल दिखा दिया। 40,000 की जो बिल्डिंग है उसको 4 लाख रुपए बिल्डिंग दिखा दिया। जो पुराना टाइपराइटर है जिसकी वैल्यू 500 रुपए है उसको हमने 5,000 रुपए का दिखा दिया। जो कंप्यूटर है, मरा हुआ कंप्यूटर है, 3,000 का कंप्यूटर है, उसे हमने 1 जीरो लगा के 30,000 दिखा दिया। ये हम क्या कर रहे हैं, हमारी असेट्स को हम बढ़ाकर दिखा रहे हैं। इससे जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उसका सही पता नहीं चलेगा और गलत फाइनेंशियल पोजीशन मिलेगी हमें अकाउंटिंग के थ्रू। तो ये जो कहलाएगा ये विंडो ड्रेसिंग कहलाएगा, और विंडो ड्रेसिंग के थ्रू भी हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को गलत दिखाया जाता है। कई लोग इसका सहारा लेते हैं। कई लोग कर से बचने के लिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कम करके दिखाते हैं, और कई लोग अपने लोन वगैरह लेने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करके भी दिखाते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। अब देखिए रेशो एनालिसिस का जैसे कुछ काफ़ी सारे रेशोज हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, डेटर्स टर्नओवर रेशो है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो है, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है। ये रेशोज हैं, इनमें ये नहीं मालूम चलता कि एक्चुअली रेशो होना क्या चाहिए। 20% होना चाहिए, 25% होना चाहिए, 30% होना चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, 5 टाइम्स होना चाहिए, क्या रेशो होना चाहिए। तो इसका कोई एक निश्चित स्टैंडर्ड नहीं है जिससे कि हम ये कह सकें कि ये रेशो इतना होना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है, और अगर इतना कम है तो ये खराब है, ये पोजीशन बताता है। तो काफ़ी सारे रेशो इस तरीके के हैं जो हमें ये नहीं बताते कि रेशो क्या होने चाहिए जिससे कि हम उसके बारे में कोई भविष्यवाणी कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, जैसे अगर हमारे पास 2 फर्म है, हमने 2 फर्म के रेशो देखे, और दोनों फर्म में जो टोटल असेट्स है वो हमारे पास 10-10 लाख रुपए की टोटल असेट्स है, और उसमें अगर डेटर्स दिए हुए हैं 2-2 लाख रुपए, तो अब यहाँ पे हम ये देख के कहेंगे अरे यार डेटर्स सेम है तो फाइनेंशियल पोजीशन भी सेम है। दोनों ए फर्म्स का जो टोटल बैलेंस शीट का टोटल है वो भी 10 लाख है, और बी फर्म है उसका जो बैलेंस शीट का टोटल है वो भी 10 लाख है। ए फर्म और बी फर्म दोनों अलग अलग फर्म्स है, और दोनों के जो डेटर्स है वो भी 2-2 लाख रुपए हैं। तो देखने में तो ऐसा लग रहा है दोनों के डेटर्स सही हैं और दोनों बराबर पोजीशन पे खड़ी है, लेकिन अब अगर हम उसकी डिटेल में जाएं तो मालूम चले कि पिछले कई सालों में जो ए फर्म है और बी फर्म है दोनों के डेटर्स को हमने एनालिसिस किया तो मालूम चला कि ए फर्म्स का जो पैसा था वो हमेशा 10% या 20% या 30% डूबता है, बैड डेट्स हो जाता है हर साल। और बी फर्म्स का जो डेटा है उसमें डेटर्स जनरली डूबते ही नहीं। पिछले 5 साल के डेटर्स का हमने अच्छे से अध्ययन किया और उसमें पाया कि एक भी डेटर्स कभी भी नहीं डूबा, हमेशा जितना डेटर्स लिखा है उसने हमेशा पैसा दिया। तो यहाँ पे ये देखने से मालूम चलता है कि क्वालिटी जो है, जो हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, वो जो क्वालिटी हम मेंटेन कर रहे हैं वो बी फर्म क्वालिटी मेंटेन कर रही है, और बी फर्म की जो क्वालिटी है वो ए फर्म्स की तुलना में बेटर है। तो यहाँ पे हम बी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को ज़्यादा बेटर बता पाएंगे और ए फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को हम सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बैड डेट्स को भी डेटर्स में इंक्लूड किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी। अब यहाँ पे पर्सनल एबिलिटी यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन और रेशो आप मेरे सामने रख दीजिए तो मैं उसको जो इंटरप्रेट करूँगा वो अपने हिसाब से करूँगा, सही है। वो मेरी माइंड की जो एबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग उसका मैं स्टडी करूँगा, और उसको जो डिसीजन लूँगा वो मैं अपनी एबिलिटी के हिसाब से रेशो एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए लूँगा। लेकिन वही रेशो जब आप किसी और के सामने रखेंगे, सही है,
तो वो किसी और की एबिलिटी के अनुसार डिसीजन लेगा। यानी कि अगर आप वो जो रेशोज है, अगर आप वो फाइनेंशियल पोजीशन मान लीजिए राहुल गांधी के सामने रखें, तो राहुल गांधी जो डिसीजन लेगा वो किसी अलग डिसीजन लेगा, रेशो लेकिन वही होंगे। उसी बिजनेस के अगर आप रेशो नरेंद्र मोदी के सामने रखें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उसी बिजनेस के जो रेशोज हैं अकाउंटिंग, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको देखकर जो नरेंद्र मोदी डिसीजन लेंगे वो अलग डिसीजन लेंगे। तो रेशो वही होंगे लेकिन जो डिसीजन होगा वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी अलग अलग मेंटलिटी पर डिपेंड करता है। जो मेंटल एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। डिफरेंस इन अकाउंटिंग मेथड, तो देखिए अकाउंटिंग मेथड जैसे कि मैंने बताया आपको, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, जो हमारे पास दो फर्म्स हैं। ए लिमिटेड जो है उसका अकाउंटिंग मेथड अलग है, बी लिमिटेड जो जिसका अकाउंटिंग मेथड अलग है। लेकिन अगर टोटल असेट्स हम दोनों की 10-10 लाख आ रही है तो हम तो ये मानते हैं कि दोनों फाइनेंशियल पोजीशन बराबर पे हैं। जबकि दोनों का अकाउंटिंग मेथड अलग है तो निश्चित रूप से दोनों अगर सेम अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते तो हो सकता है रिजल्ट अलग होता। तो यहाँ पे हम अकाउंटिंग मेथड का ध्यान नहीं रखते, सही है, जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जब रेशियो एनालिसिस का हम डिटेल वाइज अध्ययन करते हैं तो हम वहाँ पे अकाउंटिंग मेथड को ध्यान नहीं रखते, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। पर्सनल एबिलिटी को भी इग्नोर कर दिया जाता है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स है उनका ध्यान में नहीं रखा जाता, प्रॉपर स्टैंडर्ड का यूज़ नहीं किया जाता। विंडो ड्रेसिंग होती है, अपनी जो बैड फाइनेंशियल पोजीशन है उसको भी लोग इम्प्रूव करके बता देते हैं अकाउंटिंग रेशोज में। तो इस तरीके से ये सारी लिमिटेशंस हैं जिनके थ्रू रेशियो एनालिसिस को पढ़ते समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस में कौन कौन से रेशियोज निकाले जाते हैं, जो टाइप्स ऑफ रेशियोज है वो क्या है, तो ये हम देखेंगे अब। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम जो टॉपिक ले रहे हैं आज वो है रेशियो एनालिसिस, और अभी आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि आपकी बुक जो एम.आर. अग्रवाल की है ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें भी है, और जो एम.आर. अग्रवाल की बुक आपकी बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी ये क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस में। और रेशियो एनालिसिस जो टॉपिक है वो आप जानते ही हैं कि बीकॉम थर्ड ईयर में जो आपका ABST का फर्स्ट पेपर है ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें है, और बीकॉम सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उसमें EFM का पेपर 2 में है। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखो वर्किंग कैपिटल दी हुई है 1,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया हुआ है 80,000, बैंक ओवरड्राफ्ट BOD जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो है 20,000, फिक्स असेट्स टू प्रोप्राइटर फंड ये आपको 0.75 दिया हुआ है, करंट रेशो आपके सामने 2.5 है, और लिक्विड रेशो जो आपके सामने है वो है 1.5। तो देखिए सबसे पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें निकालनी होगी, करंट रेशो भी निकालना है, लिक्विड रेशो भी निकालना है। हमारे पास वर्किंग कैपिटल दी हुई है, अगर वर्किंग कैपिटल हमारे पास है तो वर्किंग कैपिटल के थ्रू हम करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपके CA माइनस CL। तो यहाँ पे करंट असेट्स हमारे पास वैल्यू में गिवन नहीं है, उसका अमाउंट नहीं है, करंट लायबिलिटीज़ का भी नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास वर्किंग कैपिटल है और वर्किंग कैपिटल को हम लिख सकते हैं CA माइनस CL। तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पे करंट रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है 2:1। तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है यहाँ पे अगर रेशो में हम करंट असेट्स लिखें तो रेशो में हमारे पास करंट असेट्स होगी 2.5, और करंट लायबिलिटीज़ अगर रेशो में देखा जाए तो 1 है। करंट रेशो 2.5:1 है, यानी कि करंट असेट्स आपकी 2.5 रुपये है तो करंट लायबिलिटीज़ आपकी 1 रुपये है। तो इस केस में अगर वर्किंग कैपिटल जो होगी रेशो में वो होगी आपके 1.5 के इक्वल। तो जो वर्किंग कैपिटल है आपकी 1,20,000 वो 1.5 के इक्वल है। अब वर्किंग कैपिटल को हम CA माइनस CL लिख सकते हैं, और CA माइनस CL अगर हमारे पास देखा जाए तो वो है आपके पास 1,20,000। मैंने गलत लिखा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे CA माइनस CL आपके पास वर्किंग कैपिटल है, और हमारे पास अगर मैं CA को कन्वर्ट कर दूँ CL में
भाई यहाँ पे हम CA कह रहे हैं कि हमारे पास जो CA है वो 2.5 रुपये है और जो करंट लाइबिलिटीज़ है वो 1 रुपये है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 2.5 हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ है, करंट असेट्स, और 1 करंट लाइबिलिटीज़ है। तो हम करंट लाइबिलिटीज़ में अगर करंट असेट्स को कन्वर्ट करें तो करंट लाइबिलिटीज़ 2.5 गुना है करंट असेट्स जो आपकी होगी, वो करंट लाइबिलिटीज़ का 2.5 गुना है, और ये एक्चुअल लाइबिलिटीज़ आपकी करंट लाइबिलिटीज़ है 1। तो इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी जो होगी 1.5 करंट लाइबिलिटीज़ के बराबर, यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ का 1.5 गुना आपके वर्किंग कैपिटल है। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास 1,20,000 हो जाती है। और इस तरीके से आप करंट लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं 1,20,000 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये आपकी करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। 1,20,000 में आप डिवाइड कर दीजिए 1.5 का, तो ये आपके पास आ जाएगी 80,000। तो आप इस तरीके से 80,000 करंट लाइबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। इसी चीज़ को आप और इसी तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल आ रही है, आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल आ रही है वो आ रही है 1.5 के बराबर। तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है 1,20,000 जो है वो कितने रुपए के बराबर है? 1.5 के बराबर है। तो हम 1.5 का डिवाइड कर दें इसमें। जो आपकी वर्किंग कैपिटल है 1,20,000, ये वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है और ये वर्किंग कैपिटल का रेशो है। तो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अपॉन रेशो ऑफ वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई रेशो ऑफ करंट लाइबिलिटीज, तो देखिए इस तरीके से CL आ जाएगी आपकी। तो देखिए ये अमाउंट था वर्किंग कैपिटल का, ये रेशो है वर्किंग कैपिटल का, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए करंट लाइबिलिटीज के रेशो से। करंट लाइबिलिटीज का रेशो कितना है? 1। तो यहाँ पे हमारे पास 80,000 जो आएगा वो करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी। तो इस तरीके से आप करंट लाइबिलिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट लाइबिलिटीज हमारे पास आ गई 80,000। अब जब करंट लाइबिलिटीज अगर हमारे पास 80,000 आ जाती है तो हम करंट रेशो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में करंट रेशो का फॉर्मूला होता है CA अपॉन CL। CA अगर हम देखें करंट असेट्स, तो करंट असेट्स हमारे पास होती है 2.5। करंट लाइबिलिटीज हमने कैलकुलेट कर रखी है 80,000, और रेशो जो क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी CA तो यहाँ पे गिवन ही नहीं था, और रेशो हमारे पास 2.5:1 गिवन है। तो इसको इस तरीके से अगर अपन कैलकुलेट कर लें, देखिए करंट रेशो का फॉर्मूला था CA अपॉन CL, यानी कि करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2.5:1, यानी कि 2.5/1, और फॉर्मूला था हमारा करंट असेट्स हमारे पास थी नहीं, कोई बात नहीं, हमने CA लिख लिया इसको, और करंट लाइबिलिटीज जो हमने अभी कैलकुलेट की 80,000 वही हमने वैल्यू इसमें रख दी। अब इसको अगर हम 80,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 80,000 इंटू 2.5 2 लाख। तो यहाँ पे 1 इंटू करंट असेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, जो होगा हमारा लगभग 2 लाख रुपीज़ हो जाता है ये, और ये आ जाता है हमारे पास करंट असेट। तो इस तरीके से हम 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 80,000 ये आपके 2 लाख आ जाता है। इस तरीके से आप करंट असेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप करंट असेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं तब हम आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने करंट असेट्स कैलकुलेट कर लिए, इसको हम साइड में रख देते हैं कि हमारी करंट असेट्स है 2 लाख रुपीज़, और करंट लाइबिलिटीज भी कैलकुलेट कर लिए, तो करंट लाइबिलिटीज हमारे पास है 80,000। करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए लिक्विड रेशो आपको गिवन है। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है, लिक्विड रेशो को मैं आपको बता दूं क्विक रेशो भी कहते हैं। लिक्विड रेशो को क्विक रेशो भी कहते हैं, लिक्विड रेशो भी कहते हैं, और एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। तो ये किसी भी नाम से आ सकता है, आप नाम याद रखिएगा इसका, कि लिक्विड रेशो कह लीजिए आप, क्विक रेशो कह लीजिए, या एसिड टेस्ट रेशो कह लीजिए, बात एक ही है। इसका जो फार्मूला होगा वो होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, ये इसका फार्मूला होता है। और लिक्विड असेट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। करंट असेट्स में से हम 2 चीज़ें माइनस करते हैं, एक तो स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंसेज।
ये दो चीज़ें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। करंट असेट्स में से दो चीज़ें लेस करते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेज। इन दोनों को लेस करने के बाद जो आएगी उसे हम लिक्विड असेट्स कहेंगे। और लिक्विड असेट्स का मतलब ये होता है कि जितनी जल्दी हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारे पास असेट्स है उसको हम कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसे लिक्विड असेट्स कहा जाता है। इसमें कैश, बैंक, BR, डेटर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो जो स्टॉक और प्रीपेड था उसको मैंने लेस कर दिया है करंट असेट्स में, ये आपकी लिक्विड असेट्स आ गई। इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये आपके क्विक रेशो भी कहलाता है, लिक्विड रेशो भी कहलाता है और एसिड टेस्ट रेशो भी कहलाता है। अब हम बात करें कि हमारे पास इस रेशो में, तो ये देखिए लिक्विड रेशो आपको गिवन है 1.5:1। तो लिक्विड रेशो हमारे पास है 1.5:1। लिक्विड असेट्स मेरे पास है नहीं, कोई बात नहीं। करंट लायबिलिटीज तो है, करंट लायबिलिटीज मैंने कैलकुलेट की थी थोड़ी देर पहले 80,000, तो 80,000 हम करंट लायबिलिटीज की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे। अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 शायद। एक बार कैलकुलेट करके देख लेंगे। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लिक्विड असेट्स से, तो ये लिक्विड असेट्स बराबर 120। तो लिक्विड असेट्स की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 120। ये लिक्विड असेट्स है हमारे पास। अब आपके पास लिक्विड असेट्स भी आ गई, करंट असेट्स भी आ गया, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, स्टॉक। जब आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो कि क्वेश्चन में स्टॉक और प्रीपेड है कि नहीं है, तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि स्टॉक CA माइनस CL होगा। जब तक प्रीपेड क्वेश्चन में कहा नहीं जाए ये मानते हैं है नहीं। तो इस क्वेश्चन में देखिए कहीं प्रीपेड के बारे में नहीं है, तो हम ऐसा मानेंगे कि प्रीपेड यहाँ पे है ही नहीं। और हर बिजनेस में स्टॉक तो होता ही है, बिना स्टॉक के तो बिजनेस कैसे होगा, तो इसलिए निश्चित रूप से स्टॉक होगा। अब स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे की जाए या उसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो देखिए हम इसी क्वेश्चन में करंट असेट्स कैलकुलेट कर चुके हैं। 2 लाख रुपए आई थी हमारे पास, करंट असेट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो हमारे पास 2 लाख आई थी। और करंट लायबिलिटीज अभी हमने कैलकुलेट की थी थोड़ी देर पहले 80,000। तो यहाँ पे फॉर्मूला स्टॉक का होता है CA माइनस LA। CA और LA भी है, तो CA मेरे पास 2 लाख थी और LA मैंने अभी कैलकुलेट की 1,20,000। तो इस तरीके से जो 80,000 आएगा ना, ये क्या हो जाएगा, स्टॉक। भाई हमारे पास करंट असेट्स कितनी थी, 2 लाख, और लिक्विड असेट्स हमने कितनी कैलकुलेट की, 1,20,000। तो बीच का जो डिफरेंस है उसे हम स्टॉक मानते हैं जब तक कि क्वेश्चन में प्रीपेड स्टॉक के बारे, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में ना कहा जाए। तो इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसका मतलब करंट असेट्स और लिक्विड असेट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम स्टॉक मानते हैं। तो करंट असेट्स हमारे पास 2 लाख थी, लिक्विड असेट्स 120 थी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो स्टॉक कहलाएगा। तो इस तरीके से अब हम स्टॉक भी जान चुके हैं जो हमारा है 80,000, और लिक्विड असेट्स भी हमने कैलकुलेट कर ली है जो हमारे पास थी 120। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कैलकुलेट कर चुके हैं। लिक्विड असेट्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं, करंट असेट्स कैलकुलेट कर चुके हैं, करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर चुके हैं, और स्टॉक को भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब जब ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली है तो ज़्यादा अच्छा है इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। यहाँ पे करंट असेट्स सॉल्व है, लिक्विड रेशो भी सॉल्व है। अब फिक्स असेट्स टू प्रोपराइटर फंड आ जाता है। फिक्स असेट्स टू प्रोपराइटर फंड, तो देखिए बीच में 2 लगा हुआ है, और जहाँ पे 2 लगा हुआ हो मैंने बताया था फॉर्मूला होता है फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है और सेकंड क्या है, तो यहाँ पे फिक्स असेट्स टू प्रोपराइटर फंड, ये आपका रेशो है। फॉर्मूला हो जाएगा आपका फिक्स असेट्स अपॉन प्रोपराइटर फंड। अब हम देखें फिक्स असेट्स कितनी है, तो हमारे पास जो फिक्स असेट्स है वो हम देख लेते हैं, है ही नहीं, गिवन ही नहीं है, प्रोपराइटर फंड भी नहीं है। तो जब फिक्स असेट्स नहीं है, प्रोपराइटर फंड नहीं है, तो मैं कैलकुलेट कैसे करूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रोपराइटर फंड का जो मतलब होता है वो होता है फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। प्रोपराइटर फंड का क्या मतलब होता है, फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे मेरे पास माना प्रोपराइटर फंड नहीं है, फिक्स असेट्स भी नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल तो है। तो सबसे पहले मैं रेशो में पता करना चाहूँगा कि मेरे पास रेशो में कितनी वर्किंग कैपिटल है। तो देखिए फिक्स असेट्स ये यहाँ पे कह रहा है, इसका मतलब ये होता है 1:1। इसके मतलब हम बाद में 1 लगा सकते हैं प्रोपराइटर फंड का फिक्स असेट्स,
फिक्स असेट जो है वो 75 पैसे के इक्वल है और प्रोपराइटर फंड 1 रुपये के बराबर है, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पे प्रोपराइटर फंड 1 रुपये के बराबर है, तो फिक्स असेट्स कितनी है 0.75 पैसे के इक्वल है। तो बाकी जो बचा वो क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गई। तो हम वर्किंग कैपिटल इजीली निकाल सकते हैं, ये वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल आएगी वो आपकी आ जाएगी, ये वर्किंग कैपिटल बराबर 1 माइनस 0.75, तो यहाँ पे ये 0.25 पैसे के इक्वल आ जाएगी आपकी वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो 0.25 पैसे के इक्वल है, ये आपने पता कर लिया। अब वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कि हमें प्रोपराइटर फंड चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि वर्किंग कैपिटल की अमाउंट है मेरे पास, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अपॉन रेशो ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो इस फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल का रेशो 0.25 है और मल्टीप्लाई बाय रेशो ऑफ पीएफ, तो पीएफ का जो रेशो था वो कितना था, तो मेरे पास पीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेरे पास कितना है, मेरे पास वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है 1,20,000 क्वेश्चन में गिवन है, और रेशो मैंने वर्किंग कैपिटल का कितना कैलकुलेट किया 0.25। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, क्योंकि प्रोपराइटर फंड का जो रेशो है वो 1 है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से मेरे पास प्रोपराइटर फंड की वैल्यू आ जाएगी जो होगी 4,80,000 रुपये। इसका मतलब 4,80,000 रुपये मेरे पास प्रोपराइटर फंड है। अब फिक्स असेट्स को कैलकुलेट करना है, तो फिक्स असेट्स अब कैलकुलेट करना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास फिक्स असेट्स है नहीं। प्रोपराइटर फंड में कैलकुलेट कर चुका हूँ 4,80,000 और यहाँ पे रेशो गिवन ही है, तो 0.75 अपॉन 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से ये हो जाएगा फिक्स असेट्स इज इक्वल टू 4,80,000 इंटू 0.75। तो इस तरीके से फिक्स असेट्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3,60,000। 4,80,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से तो वो हो जाएगी आपकी 3,60,000 हो जाती है। तो इस तरीके से आपने फिक्स असेट्स और प्रोपराइटर फंड दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम कैपिटल कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो कैपिटल अगर कैलकुलेट करनी है तो मैं आपको बता दूं प्रोपराइटर फंड का जो मतलब होता है, प्रोपराइटर फंड का जो मतलब है वो है इक्विटी प्लस रिजर्व। तो यहाँ पे प्रोपराइटर फंड की मेरे को टोटल वैल्यू मेरे को पता है कितनी है 4,80,000, क्योंकि प्रोपराइटर फंड मैंने कैलकुलेट किया 4,80,000 था। इक्विटी मेरे को पता नहीं है, कोई बात नहीं, तो मैं इक्विटी ही लिख लेता हूँ इसको, प्लस रिजर्व। रिजर्व आपको देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रोपराइटर फंड का मतलब होता है इक्विटी प्लस रिजर्व, तो इक्विटी की वैल्यू पता नहीं, रिजर्व तो पता है अपने को 80,000 है, तो रिजर्व मैंने लिख लिए कि 80,000 है। अब ये इक्विटी आप इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगी, तो ये आपने इक्विटी कर दी माइनस की, ये 80,000 आपका प्लस का ही था इधर, लेकिन जब 480 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस 4 लाख, यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस इक्विटी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मालूम चलेगा कि आपके पास जो इक्विटी है वो है 4 लाख। वैसे भी आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो प्रोपराइटर फंड होता है ये इक्विटी प्लस रिजर्व होता है, और इक्विटी में कौन है तो इक्विटी हमें मालूम नहीं है, लेकिन रिजर्व तो मालूम है 80,000 है। अगर प्रोपराइटर फंड आपका 480 है, इसमें से 80,000 रिजर्व है, तो बाकी के जो 4 लाख है वो क्या है, वो आपका इक्विटी है। ये आप बिना इसके भी कर सकते हैं अगर आपको पहले से वैल्यू पता है ये सारी। तो अब इसको हम बैलेंस शीट में कैसे रखें वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसके कि जो चीज़ें हमने कैलकुलेट की हैं उनको एक रफ में एक जगह लिख लेते हैं। हमने लिक्विड असेट्स, करंट लायबिलिटीज, स्टॉक को अलग लिख लिया है। प्रोपराइटर फंड नहीं लिखा था तो अब लिख देते हैं 4,80,000 है। इक्विटी नहीं लिखी थी वो हम लिख देते हैं कि इक्विटी की वैल्यू जो है वो कितनी आई थी 4 लाख। इक्विटी की वैल्यू 4 लाख आई थी। और फिक्स असेट्स जो हमने कैलकुलेट की है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या की थी 360। तो देखिए फिक्स असेट्स में ले चुका हूँ
प्रॉपराइटर फंड में ले चुका हूँ, बाकी सारी चीज़ें आ ही चुकी है। तो अब हम देख लेते हैं अगर इन चीज़ों को बैलेंस शीट में मेंशन किया जाए तो किस तरीके से मेंशन किया जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में केवल यही कहा जाएगा कि आप बैलेंस शीट में मेंशन कीजिए या बैलेंस शीट बनाइए, आप एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कीजिए। तो बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करेंगे तो उसको किस तरीके से दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट, और ये आपके कॉलम हो जाएगा अमाउंट का, ये असेट्स का कॉलम हो जाता है आपका, यहाँ पे आप अमाउंट लिख देंगे, यहाँ पे आप लायबिलिटीज लिख देंगे, और यहाँ पे फिर से आप लिख देंगे अमाउंट। अब हमारे पास करंट असेट्स जब देखी जाए तो हमारे पास जो करंट असेट्स है वो मैं आपको बता दूं, टोटल 2 लाख है। करंट असेट्स टोटल जो है वो आपके पास 2 लाख है, जिसमें से 1,20,000 की आपके पास लिक्विड असेट्स है। लिक्विड असेट्स जो है वो आपके पास 1,20,000 है, और स्टॉक अगर आप देखें तो आपके पास 80,000 है। इस तरीके से आपके पास टोटल असेट्स हो जाती है 2 लाख की। ये आपकी करंट असेट्स हो गई। अब अगर हम देखें फिक्स असेट्स तो आप यहाँ पे आगे लिख सकते हैं फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स जो हमारे पास थी वो थी 3,60,000, और इस तरीके से आपके पास बैलेंस शीट का जो टोटल आया होगा वो आया होगा 5,60,000। अब हम बात करें आगे, अगर क्वेश्चन में आगे बात की जाए तो आपके पास यहाँ पे होता है करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 20,000 है, तो 20,000 आपने बैंक ओवरड्राफ्ट कर लिया, और बाकी जो बैलेंसिंग बचा वो आपका क्रेडिटर्स बच गई या अदर करंट लायबिलिटीज बच गई। तो अब हम देखेंगे हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज थी टोटल 80,000 है, उसमें से 20,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बाकी जो 60,000 बचे वो हम क्रेडिटर्स मानेंगे, ये हम बैलेंसिंग फिगर के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपकी जो करंट लायबिलिटीज थी टोटल वो 80,000 है, उसमें से 20,000 बैंक ओवरड्राफ्ट था। क्वेश्चन में मेंशन है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटीज होता है, इसलिए इसको करंट लायबिलिटीज में से लेस कर देंगे, और बाकी जो 60,000 बचेगा वो बचेगी अदर करंट लायबिलिटीज। तो इस तरीके से अदर करंट लायबिलिटीज लिख दीजिए या क्रेडिटर्स लिख दीजिए, एक ही बात है। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए हमने रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिखा है अभी, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी हम लिख लेते हैं और इक्विटी भी लिख लेते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस ये हमारे पास है 80,000 रुपये, और जो इक्विटी है वो हमारे पास है 4 लाख। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल भी आ जाता है 5,60,000 कि हमारे पास जो इक्विटी थी वो थी 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस था 80,000, और दोनों को मिला के हमने कहा प्रॉपराइटर फंड। तो इस तरीके से ये जो आपके प्रॉपराइटर फंड था 480 का था। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपकी एमआर अग्रवाल की जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 66 है। मैंने आपको यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये क्वेश्चन नंबर 66 है, एमआर अग्रवाल की बुक में है। और ये जो टॉपिक है आपके बीकॉम 3rd ईयर की बुक में, जो एबीएसटी का फर्स्ट पेपर है आपके, उसमें आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और बीकॉम 2nd ईयर में ईएफएम का जो पेपर 2 है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें भी इस टॉपिक को सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको हमें जो कमेंट करके बता सकते हैं, और हम उसको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको अपलोड करवा देंगे। थैंक यू गाइज, सी यू अगेन।